दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंडेक्स क्वेश्चन, जो चैप्टर के बीच बीच में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर में सबसे पहले पेज 40 पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो आपको पहली बात तो मेटल्स बतानी है। पहला क्या बोला है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज में देखा था कि मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन था कि जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। सो कौन सा मेटल हो गया, मरकरी। ठीक है, मरकरी हो गया। सेकेंड है हमारे पास, कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। सो इसमें हमने दो मेटल्स देखे थे, एक था सोडियम और एक था पोटेशियम। सो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, सिल्वर। सिल्वर जो है हमारा, ये एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। और हमने एक चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि अगर सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है तो हम कॉपर की वायर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे सिल्वर बहुत महंगा आता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम उसको वायरिंग सिस्टम में हम कॉपर यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, लास्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब कौन सा हमने देखा था भाई कि वो मेटल तो है लेकिन पुअर कंडक्टर है हीट का। हमने देखा था लेड, हमने पढ़ा था कि ये है तो मेटल बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। सो मेलिएबल और डक्टाइल, मेलिएबल बेसिकली मीन्स कि ऐसा कि आप उसको जैसे हैमर से बीट कर रहे हो, सो उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल में हम उसको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अ सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज सेड टू बी मेलिएबल। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जितने भी हमारे मेटल्स है मेलिएबल होते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। और जिनको आप वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो वो हमारे क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास पेज 46 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं, अगेन हमने नोट्स में डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, सोडियम उसमें टॉप पे होता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके इजिली फायर कैच कर सकता है। तो इसीलिए ऐसी एक्सीडेंट्स ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो सोडियम reacts so vigorously with oxygen that it catches fire when kept in open. Hence, to protect accidental fire, it is kept immersed in kerosene oil. ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसी पेज पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इक्वेशन फॉर दी रिएक्शन ऑफ। पहला है आयरन विद स्टीम। अगर आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराएंगे, ये हमने देखा था कौन से टॉपिक में समझा था कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसमें हमने देखा था आयरन जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। हमने बाकी उसमें देखा था कि जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होता है क्या बनता है, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल का क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe हमारा आयरन हो गया बच्चे। इसका रिएक्शन कराया हमने स्टीम के साथ। देखो यहाँ पे कैसे है, अगर वैसे होता H2O तो हम उसके साथ कैसे लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं, बट यहाँ पे हम H2O के साथ लिख रहे हैं गैस। क्यों गैस लिख रहे हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे H2O स्टीम की फॉर्म में है। सो H आयरन और साथ में फिर हमने ले लिया स्टीम के साथ उसका रिएक्शन कराया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। स्टीम के साथ रिएक्शन होने में हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता, ऑक्साइड मिलता है, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ओके ठीक है, चलो आगे देखो सेकेंड पार्ट, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। सो कैल्शियम और पोटेशियम क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे आप देखो कैल्शियम का हमने वाटर के साथ, और ये वाटर हमारा लिक्विड है, इसका वाटर के साथ कराया। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। एंड जब पोटेशियम का हम वाटर से कराते हैं सो मिलेगा वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी
हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ऑल्सो ये जब रिएक्शन करता है तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है एंड इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, जिसमें कभी कभी ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है ये क्या बोलते हैं, फायर भी कैच कर लेता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। थर्ड है हमारे पास, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one. The results obtained has been tabulated as follows. So यहाँ पे अब मेटल्स के नाम नहीं बताए उन्होंने, बस बताया एक मेटल A है, B है, C है, D है। जब उसको आयरन सल्फेट में डाला तो यहाँ पे पहले वाले में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, दूसरे वाले में वो डिस्प्लेस हो गया, तीसरे और चौथे वाले में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देखो डिस्प्लेस कब होगा, जब वो कैटेगरी में जो हमारी रिएक्टिविटी सी है उसमें ऊपर होगा तब वो डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज वो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। सिमिलरली एक का रिएक्शन कॉपर के साथ हुआ तो उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ नो रिएक्शन, इसमें ये सारा ही नो रिएक्शन, इसमें ये होगा। सो जब क्वेश्चंस करेंगे तब साथ साथ इसको देखते हुए चलते हैं। पहला है हमारे पास, यूज द टेबल अबव टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C। तो यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं बट अभी आप ऐसे सोचो आंसर नहीं लिखा हुआ, हम ऐसे ही समझते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पे हमें बताना है ये A, B, C में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है। देखो अगर हम मेटल A की बात करें तो यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर सबसे पहले तो ये देखो आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर। अगर हम इस लिस्ट में देखें सो हमारे पास जिंक टॉप पे है, आयरन क्या है सेकंड नंबर पे है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कॉपर और सिल्वर। सिल्वर तो नीचे ही है, कॉपर ये रहा एंड सिल्वर और भी नीचे है। तो मतलब इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा क्या है हमारा जिंक है जो रिएक्टिव है। अब देखो जरा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जिंक को रिप्लेस किया हो। ठीक है, मतलब ये सब में से कोई भी जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया। अब देखो लेकिन यहाँ पे जो ये बी वाला है, जिंक के बाद कौन है, जिंक के बाद हमारा आयरन है और ये जो मेटल बी है इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन को अगर उसने डिस्प्लेस कर दिया मतलब इन चारों में से हमारा सबसे ज्यादा कौन सा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, मेटल बी। ठीक है, अगर किसी ने जिंक को रिप्लेस किया होता, डिस्प्लेस किया होता तो हम कहते हैं वो मेटल है, लेकिन यहाँ पे जिंक के बाद हमारा आयरन आता है, आयरन को डिस्प्लेस जिसने किया वो मेटल सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव हो गया। चलो आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? अब एक बात बताओ, अगर हम इस B की बात करें, जब इस B ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया बच्चे तो कॉपर को क्या करेगा। अगर वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, वो आयरन से भी ऊपर है रिएक्टिविटी सीरी में, तो कॉपर से भी ऊपर ही होगा। तो अगर वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को भी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब इसको पूरा लिखेंगे कैसे। When metal B is added to copper to sulfate solution, a displacement reaction will take place due to which the blue color of the copper sulfate solution will fade and a red brown deposit of copper will be formed on metal B। क्यों भैया, क्योंकि भाई वो ज्यादा रिएक्टिव है। जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चे, अरेंज द मेटल A, B, C and D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले B तो हम बता ही चुके हैं, ये जो B है ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जरा देखते हैं और कौन सा है हमारे पास। बाकी इनमें से कोई भी आयरन को नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद जिंक को तो पहले ही कोई नहीं कर पाया, अब आयरन को भी नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट देखो कॉपर और सिल्वर में से, कॉपर है बच्चे हमारा सिल्वर से ऊपर है, कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया ए मेटल ले, तो ए मेटल आ जाएगा इसके बाद। सो बी आ गया पहले हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग, बी के बाद ए आया जिसने कॉपर को डिस्प्लेस किया एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा सी, क्योंकि इसने सिल्वर को क्या कहते हैं डिस्प्लेस कर दिया, मतलब सिल्वर से ऊपर है। एंड लास्ट में हमारे पास आएगा मेटल डी, क्योंकि यहाँ पे उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, डी। सो हमें किस ऑर्डर में लिखना है, हमें डिक्रीजिंग में लिखना है। सो सबसे हाई हमारा बी हो गया, फिर ए, फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं अगेन पेज 46 पे ही फोर्थ क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल
रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, इस पे चलते हैं। पहले उसने हमसे पूछा है कि जब एक कौन सी गैस रिलीज होगी अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड से। ये हम सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं कि जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। अब उसके बाद उन्होंने सेकेंड पार्ट क्या बोला है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 के साथ अगर हमारा आयरन है वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चे, वो बना लेगा आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा आयरन है। आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अलग करके अब उसकी जगह ले लेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट में हमारे साथ होता है। सो यहाँ पे आयरन इस H2 को डिस्प्लेस कर देगा, उसको अलग कर दिया और उसने उसकी जगह ले ली और आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, पेज नंबर 46 पे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है जिंक और आयरन, दो चीजों की बात हो रही है। अब जिंक और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चे, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है। सो क्या करेगा, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। सो एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब क्या होगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट था, जिंक क्या करेगा, अपनी आयरन को अलग कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। जैसे इसने अभी हाइड्रोजन के साथ आयरन नहीं किया था, वो जिंक इसके साथ करेगा। तो जिंक आ गया सल्फेट के साथ एंड आयरन को इसने अलग कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट पेज 49 पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सो स्टार्ट करें अगर हम सोडियम से, सोडियम बोले तो Na हो गया। Na हमारा उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें बच्चे तो ऑक्सीजन का 16 होता है। एंड अगर हम मैग्नीशियम की बात करें सो मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो सोडियम जो है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, 8 9 10, लास्ट के लिए कितना बचा, 1 बचा। डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, Na लिखा और साथ में एक डॉट लगा दिया, सिंपल। इसके लास्ट शेल में क्योंकि एक ही बचा है। ऑक्सीजन की बात करें बच्चे तो पहले में 2, दूसरे में 8, कितने बचे, 6 बचे हैं। सो ये लिखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 2 लेके अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। ओके मैग्नीशियम की बात करें बच्चे फिर से 2 8, कितने बचे, 2 बचे, तो ये बन जाएगा Mg एंड साथ में 2 डॉट्स लगा देंगे कि भैया इसको अभी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना चाहता है। तो ये हो गया हमारा डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी में ही सेकेंड पार्ट है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बच्चे, अभी हम देख के आए Na जो है हमारा उसमें कितने डॉट थे, क्योंकि एक ही उसमें था तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, Na और साथ में एक डॉट। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं डॉट। ठीक है, ऑक्सीजन साथ में किसका कराना है, हमें ऑक्सीजन का कराना है। तो ऑक्सीजन में हमारे पास 6 क्रॉस है, तो ये आया जी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितने चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब यहाँ पे Na को तो के पास तो एक ही है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, वो तो चलो अपना दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो इसके पास तो अभी भी 7 हुए, इसको तो एक और चाहिए। वो कहेगा, इसको कहेगा यार देख लेगा तो कुछ करा सकता है। तो अच्छा इसको मैं डॉट को थोड़ा अलग करके फिर ऐसे बनाती हूँ। ठीक है, तो वो कहेगा चल मैं अपने एक और Na को बुला लेता हूँ। तो वो अपने एक और दोस्त को बुलाया, एक उसके पास था देने के लिए, उसने भी ऑक्सीजन को 1 दे दिया। अब इसके सारे 8 कंप्लीट हो गए और इनके 1 चले गए। तो Na कितने लगे बच्चे, Na लगे 2 और ऑक्सीजन का लगा 1। सो ये बन गया Na2O। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमें बताना है MgO का। सो Mg अभी देख के आए हम, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको। Mg के केस में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो भैया उसके पास 1 2 3 4 5 6 है, इसको 2 चाहिए, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो। इसके दोनों चले गए और उसके 8 कंप्लीट हो गए। तो कितने लगा, Mg भी 1 लगा
और ये भी 1 लगा, तो ये आ गया MgO। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे है थर्ड पार्ट हमारे पास, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। सो इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है। सो जैसे अगर हम Na2O की बात करें, सो इसमें क्या है, एक है हमारे पास Na+ और एक है O2-। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि देखो Na के पास क्या होता है, उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना होता है। ठीक है, सो इसीलिए जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चे, तो वो क्या हो जाएगा, अब उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। अब अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। अब उसने नेगेटिव चीज गेन करी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तो 2 नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, नेगेटिव चीज उसके पास आई है, तो वो O2- हो गया। ठीक है, देन अगर हम बात करें आयंस प्रेजेंट इन MgO, Mg में देखो कौन से थे, MgO में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था बच्चे, Mg को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने थे, तो वो क्या होता, वो नेगेटिव चीज दे रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो Mg ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो वो पॉजिटिव हो गए, क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। एंड फिर से ऑक्सीजन ने क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। अब नेगेटिव चीज उसने ली, 2 डबल नेगेटिव लिखी, तो 2- हो गया उसका। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सो आयंस प्रेजेंट इन MgO आर Mg2+ एंड O2-। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया है, गेन किया है, तो नेगेटिव लगेगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन पेज 49 पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में बच्चे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। सो देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन आयोनिक कंपाउंड। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर से आ गया पेज नंबर 53 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, एंड गैंगवी क्या होता है। सो मिनरल हमें पता है, हमने देखा था जो नेचुरली हमें अर्थ की क्रस्ट पे मिल जाते हैं वो मिनरल्स होते हैं। एंड ओर की अगर हम बात करें, सो मिनरल्स जो मिलते हैं हमें, अब हमें पता है कि वो क्या मिलते हैं, ओर, जैसे जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ओर की फॉर्म में होता है। सो मिनरल की बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड बात करें और की, जो मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजली आर कॉल्ड ओर्स। एंड गैंगवी हमारा क्या होता है बेटा, जो इम्प्योरिटीज होती है। सो इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड विच आर प्रेजेंट इन द मिनरल्स आर कॉल्ड गैंगवी। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसी पेज पे सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द 2 metals which are found in nature in free state। फ्री स्टेट में हमें कौन से मिलते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरी में बिल्कुल नीचे होते हैं। सो क्या हो सकता है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज पे, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। सो अब जब हमें एक ऑक्साइड से मेटल चाहिए होता है तो क्या करते हैं, सिंपली रिडक्शन करते हैं, जिसकी बेसिस से हम उसके ऑक्साइड से मेटल को ले पाते हैं। सो मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज 55 पे फर्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, magnesium and copper were heated with the following metals, in which case will you find displacement reaction taking place। अब इसमें से displacement कहाँ पे होगा बच्चे, देखो अब हमें क्या चाहिए, रिएक्टिविटी सीरी के हिसाब से करेंगे। जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा मैग्नीशियम है वो सबसे ऊपर आता है। सो Mg हो गया हमारा टॉप पे। अब बचा जिंक और कॉपर। सो जिंक और कॉपर में से Mg के बाद जिंक होगा एंड उसके बाद कॉपर होगा। सो यहाँ पे जब हम जिंक ऑक्साइड का, देखो जिंक से रिएक्शन कराओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिंक का अगर हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। सिमिलरली जिंक का जब आप कॉपर से कराओगे तो वो कर ही नहीं पाएगा, कॉपर क्योंकि जिंक से नीचे है तो वो उसको डिस्प्लेस
नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जिंक से रिएक्शन कराओगे, भैया मैग्नीशियम ऊपर बैठा है, जिंक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई रिडक्शन कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सिमिलरली जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम से कराओगे तब भी देयर इज नो रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉपर से कराओगे वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया मैग्नीशियम टॉप पे बैठा हुआ है इन सब में से, ठीक है। देन कॉपर ऑक्साइड का जिंक से कराओगे, जिंक कॉपर से ऊपर है, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर ऑक्साइड का मैग्नीशियम से कराओगे, मैग्नीशियम भी कॉपर से ऊपर है, उसका वो भी डिस्प्लेस कर देगा। एंड इसका कॉपर से कराओगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। तो इन चीजों के लिए बस हमें अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन किससे ऊपर है, ठीक है। और इसको याद करने का हमने ट्रिक वगैरह देखे थे, नोट्स में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास नेक्स्ट है विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। कौन से ऐसे मेटल है बच्चे जिसमें, जैसे आयरन हमने देखा था रस्टिंग हो जाती है, सिल्वर भी खराब हो जाता है, ऐसे कौन से जिसमें कोरोजन नहीं होता, हमारी गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या होता है याद करो, हमने देखा था मेटल का मेटल के साथ एक मिक्सचर बना दिया या मेटल का नॉन मेटल के साथ एक मिक्सचर बना दिया, वो हमारे एलॉय होते हैं। एंड वो कोरोजन वगैरह में मतलब इतनी जल्दी कोरोड नहीं होते। सो एन एलॉय इज homogeneous mixture of two or more metals or a metal or a non-metal. For example, bronze is an alloy of copper and tin. ये जो bronze metal वगैरह में सुना होगा ना आपने, ये किससे बना है मटेरियल, ये alloy बना है कॉपर और टिन से, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दिस वॉज आर इंटेक्स क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर के बीच के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे बैक एक्सरसाइजेस इस चैप्टर की, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।